हेलो स्टूडेंट, तो आज हम करने वाले हैं इस वीडियो में हम करने वाले हैं परिभाषा नंबर 2 और उसके बाद के उदाहरण। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि परिभाषा नंबर 2 क्या होती है सातत्य की। आज हम सातत्य की परिभाषा नंबर 2 करने वाले हैं। तो परिभाषा जो होती है इसकी ये होती है कि कोई भी फलन है तो वह अपने प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर संतत होता है। जैसे मैं आपको बता दूँ यहाँ पे देखिए, ये कोई फलन मान लीजिए f ऑफ x कोई फलन है और ये x स्क्वायर के रूप का है। तो फलन को जब हम परिभाषित करते हैं तो यहाँ x की जो वैल्यू पुट करते हैं, x की क्या क्या वैल्यू हम इसमें पुट कर सकते हैं। जैसे x बराबर 1 हो गया, x बराबर 2 हो गया, x बराबर 3 हो गया। तो x बराबर 1 जब यहाँ रखेंगे तो 1 का स्क्वायर कितना आएगा 1। x बराबर 2 रखेंगे तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4। x बराबर 3 जब रखेंगे, x बराबर 0 रखेंगे, x बराबर -1 रखेंगे। यानी यहाँ से देखिए ये हमारी कोई वास्तविक संख्या रेखा है। यहाँ 0 + 1, यहाँ पे +2, इसी तरह से ढेर सारी संख्या होंगी। यहाँ पे -1 -2, इधर भी ढेर सारी संख्या होंगी। तो x बराबर 1 जब यहाँ रखते हैं तो फलन का कुछ मान आता है। x बराबर 2 जब रखते हैं तो यहाँ पे फलन का मान कुछ आता है। तो इसी तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ पे 0। फिर इसी तरह से ढेर सारी संख्याएं हम रख सकते हैं। x बराबर -1 -2 -3, धनात्मक संख्याएं भी रख सकते हैं, ऋणात्मक संख्याएं भी रख सकते हैं, परिमेय संख्याएं भी रख सकते हैं, अपरिमेय संख्याएं भी रख सकते हैं और 0 भी रख सकते हैं। तो इनके लिए इन सभी ये सभी मान आए हैं, ये जिन जिन संख्याओं को हम इसमें रख सकते हैं उन्हें हम इस फलन का प्रांत कहेंगे। क्या कहेंगे? जिन जिन संख्याओं को हम इसमें रख सकते हैं यानी पुट कर सकते हैं वैल्यूज़ को, उन सभी संख्याओं को इस फलन का मान कहते हैं, प्रांत कहते हैं। इस फलन का इन सभी संख्याओं को क्या कहेंगे? प्रांत। अब क्या होगा, ये दूसरी परिभाषा क्या कहती है कि अगर कोई फलन है वह संतत होता है तो वह अपने प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर संतत होता है। कोई फलन f अगर संतत है तो वह अपने प्रांत के यानी डोमेन के प्रत्येक बिंदु पर संतत होता है। प्रत्येक बिंदु पर संतत होता है। इसी चीज़ को हम यहाँ पे लिखने वाले हैं परिभाषा के रूप में। चलिए इसको देख लेते हैं। तो दूसरी परिभाषा क्या होती है सातत्य की, तो इसको हम स्टेटमेंट के रूप में लिख लेंगे कि एक वास्तविक फलन f संतत कहलाता है यदि वह f के प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर संतत है। यदि वह f के प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर संतत है। तो ये हमारी हो गई दूसरी परिभाषा। अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि जैसे आपके पास कोई फलन है, यहाँ पे लिख लेंगे, समझ लेते हैं। इसी तरह से आप लिख लीजिएगा, समझ लेते हैं। जैसे आपके पास कोई फलन f है और बोल दिया जाए कि ये फलन कहाँ से कहाँ तक परिभाषित है। ये आपको एक बंद अंतराल a b में परिभाषित फलन है। यह जो फलन f है ये आपको बंद अंतराल a b में परिभाषित है। तो f के संतत होने के लिए क्या कंडीशन है यहाँ पे? f के संतत होने के लिए कंडीशन क्या है कि जो f है ये यहाँ पे अंतराल, ये हमारा कोई वास्तविक संख्या रेखा है, तो इन दोनों के बीच में कोई संख्या ले लेते हैं।
तो ये हमारा ए है, ये हमारा बी है। अब जो बंद अंतराल होता है तो अंतराल में ए और बी दोनों इंक्लूड होता है, मतलब सम्मिलित होता है। तो ए और बी ये हमारी वास्तविक संख्या रेखा पर हमने इसको प्रदर्शित कर दिया। तो संतत होने के लिए इन बिंदुओं अंतराल के सभी बिंदुओं पर संतत होना जरूरी है और उनके अंत बिंदु मतलब ए और बी पर भी इसके संतत की जांच होनी चाहिए। तब हम कहेंगे कि f हमारा संतत फलन है इसके प्रत्येक बिंदु पर। तब इसी परिभाषा को हम समझ रहे हैं। तो इसको अब देखिए कैसे लिखते हैं। अगर हम बिंदु ए पर संतत की बात करते हैं इस फलन की, तो उसको लिखते हैं कैसे हैं, f बिंदु ए पर संतत होगा यदि लिमिट x टेंस टू a। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये हमारा हमने इसको बना दिया अंतराल को। अब क्या अंतराल में जो अवयव हैं यहाँ पे हैं, यहाँ पे हैं, नहीं है। तो इस ब्रैकेट के इस तरफ है, यानी दाहिनी तरफ है। इस पॉइंट के दाहिनी तरफ जितने भी संख्याएं हैं इस अंतराल में, और इस अंतराल में ये परिभाषित है, मतलब इसमें से कोई भी वैल्यू उठाएंगे तो ही f का मान आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। तो इस अंतराल के अंदर के सभी बिंदुओं को हम लेकर चलेंगे। तो अगर हम a के दाहिनी तरफ जाएंगे तो हमारी कौन सी लिमिट होगी, राइट हैंड लिमिट होगी, और a के बाईं तरफ आएंगे तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट होगी। तो ये ऋणात्मक ऋण से मतलब सिंबल से प्रदर्शित करते हैं, ऋण से। तो अब यहाँ पे देखिए, अगर हम इसके दाईं तरफ जाएंगे तो भी हमें फलन परिभाषित मिलेगा। तो हम बिंदु ए पर हम इस फलन की दाहिने पक्ष की सीमा निकालते हैं। तो ये हमारा f ऑफ x हो गया। इतना आपको समझ में आया। और जब इस फलन की सीमा बिंदु ए पर और फलन का मान बराबर होगा, तब हम कहेंगे बिंदु ए पर फलन संतत होगा। x बराबर a पर फलन संतत होगा। अगर ये कंडीशन होगी तो अब अगर बिंदु b पर संतत की जांच करनी है तो कैसे करेंगे, b पर फलन संतत होगा तो बिंदु b पर फलन संतत f अगर बिंदु b पर संतत होगा तो उसके लिए क्या कंडीशन है, उसके लिए कंडीशन है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या फलन जो अंतराल के अवयव हैं, यानी ये कहीं आपको इस तरफ दिखाई दे रहे हैं, इस तरफ दिखाई दे रहे हैं, इस तरफ नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरफ हमारा कौन सा लिमिट होता है, धनात्मक, और इस तरफ कौन सी लिमिट होती है, ऋणात्मक, और इस तरफ ही अवयव हैं हमारे पास जिसमें फलन परिभाषित है। तो इस तरफ हम बिंदु b पर कौन सी लिमिट लगाएंगे, क्योंकि अब इधर ही हमारे अवयव हैं और इसी में फलन परिभाषित है। तो हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट लगाएंगे, लिमिट x टेंस टू a माइनस f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ b है, वहाँ पे b है तो f ऑफ b हो जाएगा। इस तरह से इसको परिभाषित करेंगे। अब देखिए, अब बिंदु b पर भी फलन संतत है, बिंदु a पर भी संतत है और इन सभी बिंदुओं पर संतत होगा, तब f हमारा संतत कहलाएगा। अब इसी चीज़ को हमने इस रूप में समझा है कि एक वास्तविक फलन f संतत कहलाता है यदि वह f के प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर संतत है। तो हमने माना कोई फलन है जिसका प्रांत है ये ए बी, क्लोज्ड इंटरवल ए बी, यानी संवृत्त अंतराल ए बी, यह फलन इसमें परिभाषित है। तो यहाँ पे हमने बस इतना दिखाया है कि यह प्रत्येक बिंदुओं पर संतत है और इसके अंदर तो जाहिर सी बात है प्रत्येक बिंदुओं पर संतत होगा, और हमको सिर्फ केवल चेक करना था कि अंत बिंदु पर संतत है या नहीं। तो हमने यहाँ पे आपको दिखाया कि ए एक अंत बिंदु है, बी एक अंत बिंदु, अगर इस पर संतत हो गया तो एफ जो है प्रत्येक बिंदुओं पर संतत होगा। इसी चीज़ को इस रूप में लिखा है। अब क्वेश्चन कैसे करेंगे वो हम देखने वाले हैं। क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन करने वाले हैं यहाँ पे। चलिए करते हैं। उदाहरण नंबर 7 हम करने वाले हैं जो कि अच्छा क्वेश्चन है।
यहाँ पे देखिए हमारे पास उदाहरण नंबर 7 है। ये बोला है कि क्या f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड x द्वारा परिभाषित फलन एक संतत फलन है। इसको हमें जांच करनी है कि f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड x द्वारा परिभाषित फलन एक संतत फलन है। कैसे इसको प्रूफ करेंगे, कैसे हम सिद्ध करेंगे, चलिए देख लेते हैं। तो इसको पहले अच्छे रूप में लिख लेते हैं, अच्छे ढंग से लिख लेते हैं। और ये फलन x बराबर 0 पर संतत होता है। f ऑफ x बराबर मॉड x बराबर 0 पर संतत होता है। तो इस क्वेश्चन को हमने उदाहरण नंबर 3 को, ये सेम क्वेश्चन उदाहरण नंबर 3 है, केवल यहाँ पे लिख दिया है x बराबर 0 पर इसके सातत्य की जांच कीजिए। वहाँ पे एक बिंदु बोल दिया है, लेकिन यहाँ पे पूरा का पूरा वास्तविक संख्या के लिए यानी इसके प्रांत के लिए इसको परिभाषित करना है। तो इसके प्रांत के लिए हम आपको यहाँ पे बताएंगे। अगर आपके पास टाइम हो तो इस क्वेश्चन को वहाँ पे लेक्चर नंबर 2 में आप जाके देख लीजिएगा। वहाँ पे हमने इस फलन को और अच्छे से एक्सप्लेन किया है, यहाँ पे भी एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो ज़्यादा समझने के लिए, ज़्यादा एकदम क्लियर समझने के लिए आप 2 बार देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए इस फलन को, चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से f ऑफ x बराबर हमारे पास फलन क्या है, फलन f ऑफ x बराबर मॉड x। अब इसका प्रांत क्या होता है, मतलब प्रांत का मतलब होता है इसमें कौन कौन सी वैल्यू हम पुट करें जिसके लिए हमें एक मान प्राप्त हो, फलन प्राप्त हो। तो इसका प्रांत होता है पूरा का पूरा वास्तविक संख्या रेखा यानी रियल लाइन, यानी समुच्चय R आपने पढ़ा है, रियल वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। तो वास्तविक संख्याओं में जितनी भी संख्याएं आती हैं वो पूरा का पूरा इसका डोमेन होता है। डोमेन मतलब प्रांत होता है। इतना आपको समझ में आया। अब यहाँ पे देखिए इसको हम अच्छे से लिख लेते हैं। अब यहाँ पे जैसे अगर इसकी प्रॉपर्टी होती है, मॉड फलन की प्रॉपर्टी होती है कि मॉड के अंदर कोई भी ऋणात्मक संख्या अगर डालेंगे हम, जैसे यहाँ पे देखिए ये हमारा क्या है, 0 है। 0 के दाहिनी तरफ जितनी भी संख्या होती हैं सभी धनात्मक होती हैं। इस तरफ जितनी भी संख्या होंगी सभी धनात्मक होंगी। इतना आपको क्लियर है। अब 0 के दाहिनी तरफ जितनी भी संख्या होंगी यहाँ पे डालेंगे। जैसे आपको यहाँ पे +1 x बराबर +1 यहाँ पे पुट कर दिया, तो ये प्लस को, इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि ये इसके अंदर कोई भी संख्या डालिए तो उसको हमेशा धनात्मक बनाएंगे, प्लस तो प्लस ही रहेगा। अब +3 डाल देते हैं, +3 तो हमेशा 3 के रूप में बाहर आएगा। अब अगर यहाँ पे अगर हम ऋणात्मक संख्याओं को डालते हैं, जैसे -3 डाल देते हैं तो ये हमेशा 3 बाहर आएगा। -1 डालेंगे तो +1 यानी 1 आएगा। अगर हम 0 के यहाँ पे रखते हैं तो 0 आएगा। तो इसकी प्रॉपर्टी होती है कि यह ऋणात्मक संख्याओं को भी धनात्मक संख्याओं में बदल देता है। अब कैसे बदलता है उसको हम चेक करते हैं। जैसे आपको धनात्मक संख्याओं को बदलने के लिए इससे कुछ नहीं करना पड़ता, केवल प्लस को रिमूव किया और रख दिया, इतना आपको समझ में आया। लेकिन ऋणात्मक संख्याओं को कैसे बदलता है ये थोड़ा सोचने वाला विषय है। तो जैसे मान लीजिए -x यहाँ पे डाल दिया, -x डाल दिया, अच्छा छोड़िए -x को अभी समझेंगे बाद में। जैसे -3 को आपने जान लिया कि -3 को हम 3 लिख देते हैं। कैसे लिख देते हैं, तो -3 एक ऋणात्मक संख्या है, इतना आपको समझ आया। मॉड की प्रॉपर्टी है, अगर इसके बाहर 3 निकलेगा तो हमेशा धन बन के निकलेगा। तो -3 क्या है, एक ऋणात्मक संख्या, और उसको हमने मॉड में डाल दिया। तो -3 जो है अब बाहर निकलेगा तो ये धनात्मक बनेगा। अब धनात्मक ये कैसे बनेगा, तो यहाँ पे देखिए जब -3 को बाहर निकाला जाता है और इसको धनात्मक बनाने के लिए मॉड क्या करता है, इसके बाहर माइनस से गुणा कर देता है और ये माइनस इंटू माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इतना आपको समझ में आया कैसे हुआ। 3 को धनात्मक बनाने के लिए -3 को धनात्मक मॉड क्या करता है, -3 को धनात्मक बनाने के लिए मॉड क्या करता है, माइनस से बाहर गुणा कर देता है। तो मॉड -3 में माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से +3 हो जाएगा। सेम यही काम यहाँ पे भी करता है। अगर कोई ऋणात्मक संख्या है
जैसे मान लीजिए माइनस एक्स है और माइनस एक्स को जब बाहर निकालेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस इंटू माइनस एक्स, ये हो जाएगा एक्स। इतना आपको समझ में आया। सेम यही काम अब यहाँ पे देखिए, ये हमारा क्या है, ये हमारा जीरो है। अब जीरो के दाहिनी तरफ जितनी भी संख्याएं होंगी, जीरो के दाहिनी तरफ जितनी भी संख्याएं, यानी x बराबर +1 +2 +3 लेते हैं तो x का मान अगर जीरो के दाहिनी तरफ, यहाँ पे देखिए फलन को आप परिभाषित करते हैं यानी लिखते हैं, जब x का मान जीरो से बड़ा होगा, अब x का मान यहाँ से जीरो से बड़ा होगा तो इस तरफ भागेगा। अब जीरो से बड़ा होगा तो +1 +2 +3 +4 इसी तरह से। अब जब +1 +2 +3 x का मान यहाँ पे धनात्मक होगा तो धनात्मक मॉड क्या करता है, धनात्मक संख्या को वैसे ही बाहर निकाल लेता है, तो यहाँ पे x आ जाएगा। अब ये x यहाँ पे क्या हमने धनात्मक लिया है, क्यों, क्योंकि हम जीरो से बड़े के लिए चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ देखिए x इज़ ग्रेटर देन जीरो, यहाँ से x इज़ ग्रेटर देन जीरो के लिए हम अगर चलेंगे, यानी x जो है वो जीरो से बड़ा है, उन सभी संख्याओं के लिए x का जो मान होगा यहाँ पे अगर पुट करेंगे, अभी हमने +1 लिया +3 लिया तो वैसे ही सेम वही संख्या हमें बाहर, यानी निरपेक्ष मान वही हमें प्राप्त हो जाएगा। तो +1 रखा 1 आ गया, +3 रखा 3 आ गया। तो वैसे ही अगर x धनात्मक कोई संख्या है तो x बाहर आ जाएगा। अब अगर x बराबर 0 लिया तो 0 बाहर आ गया, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो। तो x बराबर अगर यहाँ पे 0 लेते हैं, यानी x अगर 0 है, x अगर 0 है तो 0 भी बाहर आ जाता है। अब x का मान अगर 0 यहाँ पे लेके गए तो यहाँ पे 0 आएगा, लेकिन हम मान के चल रहे हैं कि x 0 है, इसको चर के रूप में लिख के चल रहे हैं। इतना आपको समझ में आया। अब यहाँ पे x अगर छोटा है, 0 से छोटा है, अगर x 0 से छोटा है तो इस तरफ देखिए -1 -2 -3 सभी ऋणात्मक संख्या है, और सभी ऋणात्मक संख्याओं में अगर x हमारा ऋणात्मक संख्या है तो मान लीजिए -3 हमारा x है, -3 हमारा क्या है, x है। अब इसको मॉड जब धनात्मक बनाएगा तो माइनस से गुणा करेगा, तो -3 हमारा क्या पूरा -3 बराबर x है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा -3 बराबर x है। अब x हमारा क्या ऋणात्मक है, अब मॉड जब इसको धनात्मक बनाएगा तो बाहर माइनस से गुणा करेगा, सेम यही चीज़। तो यहाँ पे हमारा -x बाहर आता है, ये चीज़ आपको क्लियर है। यहाँ पे हमारा क्या आता है, -x आता है। तो फलन इस तरह से परिभाषित होता है। अब यहाँ पे हमने फलन को परिभाषित कर लिया, लेकिन यहाँ पे केवल बिंदु 0 पर जांच नहीं करना है, केवल बिंदु x बराबर 0 पर इस फलन के सान्तत्य की जांच नहीं करना है, इसके पूरे डोमेन यानी इसके पूरे प्रांत के, इस फलन के प्रांत के बारे में जांच करनी है। तो इसका प्रांत क्या होता है, सभी वास्तविक संख्याएं होती हैं। सभी वास्तविक संख्याएं मतलब इस रेखा पर जितनी भी संख्याएं उपस्थित हैं वो सभी संख्याएं क्या होंगी, वास्तविक संख्याएं होंगी, क्योंकि ये वास्तविक संख्या रेखा हमने बनाई है। अब ये फलन f(x) जो होता है, f(x) x बराबर 0 पर f(x) संतत होता है। अगर x बराबर 0 पर f(x) संतत होता है तो ये हमने आपको करा रखा है, नहीं कराया नहीं आप देखना चाहते हैं उस वीडियो को तो मैं इसी में इसको करवा दे रहा हूँ। देखिए x बराबर 0 पर पहले इस फलन के सान्तत्य की जांच करते हैं। तो x बराबर 0 पर इसके फलन के f(x) के सान्तत्य की जांच करते हैं। तो x बराबर 0 पर फलन का जो मान होता है वो क्या होता है, x बराबर 0 पर फलन f(x) का मान, तो x बराबर 0 पर यहाँ पे x बराबर 0 भी है, x इज़ ग्रेटर देन r इक्वल टू है, तो x बराबर 0 है, तो उसके लिए फलन कौन सा परिभाषित होगा, ये वाला फलन। अब यहाँ पे 0 पुट किया x बराबर, तो यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, इम्प्लाइज दैट f(0) बराबर 0। तो f(0) का जो मान आया वो कितना आया,
जीरो आया। इतना आपको समझ में आया। अब हम इस बिंदु x बराबर जीरो पर फलन की सीमा निकाल लेते हैं। x बराबर जीरो पर फलन की सीमा निकाल लेते हैं। तो बाएं पक्ष की सीमा और दाएं पक्ष की सीमा ने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू जीरो माइनस f ऑफ x, और फलन कौन सा परिभाषित है इसके लिए, f ऑफ x बराबर x। यहाँ पे x लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, x बराबर जीरो। तो f ऑफ x बराबर जीरो पर फलन हमारा क्या परिभाषित है, f ऑफ x बराबर x। तो f ऑफ x की जगह हम क्या लिख देंगे, x। लिमिट x टेंस टू जीरो माइनस x, तो ये हमारी जीरो हो जाएगी। डायरेक्ट यहाँ पे x बराबर जीरो, यानी x बराबर x की जगह जीरो रखेंगे तो जीरो हो जाएगा। अब राइट हैंड लिमिट निकाल लेंगे, तो लिमिट x टेंस टू जीरो प्लस f ऑफ x, तो ये हो जाएगी लिमिट x टेंस टू जीरो प्लस और f ऑफ x हमारा क्या है, x है। क्योंकि x बराबर जीरो पर हमारा फलन कौन सा परिभाषित है, x बराबर जीरो पर फलन परिभाषित है x, तो f ऑफ x बराबर हो जाएगा x। यहाँ पे हम केवल जीरो पर संतत्व की बात कर रहे हैं, पूरे अभी इसके प्रांत के बारे में नहीं। तो यहाँ पे लिमिट लगाएंगे, x बराबर जीरो रखेंगे तो ये हो जाएगा जीरो। तो यहाँ पे देखिए राइट हैंड लिमिट हमारी क्या आ गई, जीरो। लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई जीरो। फलन का जो मान आया जीरो। तो यहाँ से लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f ऑफ जीरो तीनों आपस में क्या है, समान है। तो x बराबर जीरो पर f ऑफ x क्या है, संतत है। x बराबर जीरो पर f ऑफ x हमारा क्या है, संतत है। इतना आपको समझ में आया। अब यहाँ पे देखिए x बराबर जीरो पर हमने संतत निकाल लिया है, और अभी अभी हमने आपको बताया कि इसका जो प्रांत होता है f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड ऑफ x, इसका जो प्रांत होते हैं पूरी की पूरी वास्तविक संख्या रेखा होती है। तो हमने अभी कहाँ पे x बराबर जीरो पर केवल संतत्व का पता लगाया है, उसके अलावा और किसी भी बिंदु पर हमने इस फलन के संतत्व की बात नहीं की। अब यहाँ पे देखिए x अगर जीरो से बड़े के लिए किसी, जीरो से बड़ी सभी धनात्मक संख्याएं होती हैं। अगर हम धनात्मक संख्याओं पर संतत्व की बात करते हैं, जीरो को छोड़कर और जितनी भी वास्तविक संख्याएं धनात्मक संख्याएं, अगर हम दाहिनी तरफ बात करते हैं, केवल इस तरफ देखिए, अगर हम केवल इन संख्याओं पर संतत्व की बात करें इस फलन की, तो कौन सा फलन परिभाषित, अगर x का मान +1 +2 +3 हो, यानी x हमेशा क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे जीरो से दाहिनी तरफ बात कर रहे हैं तो जीरो से बड़ी संख्याएं होंगी। अगर जीरो से बड़ी संख्याएं होंगी यहाँ पे तो x इज ग्रेटर दैन जीरो हो जाएगा। और इसके लिए कौन सा फलन परिभाषित है, f ऑफ x बराबर x। यहाँ पे देखिए जब x ग्रेटर दैन जीरो होगा तो इसके लिए फलन परिभाषित है ये। अब हम यहाँ पे इन सभी संख्याओं की बात कर रहे हैं। अब हम मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई भी संख्या हम एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं c है, कोई भी। अब इन जनरल प्रूफ कर रहे हैं इसको सामान्य तरीके से। तो अगर अभी हमने जीरो पे संतत की बात की, जीरो पर ये फलन क्या है, संतत है। जीरो पर ये फलन क्या है, संतत है, यहाँ पे हमने प्रूफ किया। लेकिन अब हम जीरो से दाहिनी तरफ बात करते हैं, जितनी भी संख्या है उन सभी संख्याओं के लिए फलन परिभाषित है। अब उनमें से कोई भी एक संख्या मान लेते हैं c है, माना एक संख्या c है, माना एक संख्या c है और कैसी है, जीरो से बड़ी है, और कैसी है, जीरो से बड़ी है। अब यहाँ पे x बराबर c पर फलन के संतत्व की जांच करते हैं। x बराबर c पर, अभी तक हमने जीरो पे बात की, अब जीरो से बड़ी सभी धनात्मक संख्याओं के लिए बात कर रहे हैं। तो इस पे जो फलन का मान होगा, फलन f ऑफ c क्या हो जाएगा, c हो जाएगा।
एक्स बराबर सी पर फलन का मान एफ ऑफ सी बराबर कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब फलन की सीमा निकाल लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट जो भी आप निकालेंगे वो सेम ही आएगा, क्योंकि ये भी हमने प्रूफ कर, इसको भी हमने सिद्ध कर लिया। तो डायरेक्ट हम फलन की सीमा निकाल लें, क्योंकि देखिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। चलिए आप ही की बात, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू c माइनस एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स क्या है, हमारा x है। तो जब भी यहाँ पे अब डायरेक्ट लिमिट पुट कर देंगे, इसको h में कन्वर्ट करना चाहे तो आप कर सकते हैं, डायरेक्ट पुट करेंगे तो भी मान सेम ही आएगा, तो यहाँ पे c आ जाएगा। और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू c प्लस एक्स, एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स बराबर हमारे पास x है, तो ये भी हमारा c ही आएगा। इतना आपको समझ में आया। अब यहाँ पे देखिए फलन का जो मान है एफ ऑफ सी वो भी सी है, लेफ्ट हैंड लिमिट वो भी सी है, राइट हैंड लिमिट वो भी सी है। तो यहाँ पे तीनों क्या है, बराबर। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, एक्स बराबर सी ग्रेटर देन जीरो, एक्स बराबर सी ग्रेटर देन जीरो के लिए जो हमारा फलन है एक्स बराबर सी ग्रेटर देन जीरो के लिए फलन एफ ऑफ एक्स संतत है। एफ ऑफ एक्स क्या है, संतत फलन है। तो यहाँ से हमने दो चीज़ें जान ली। क्या क्या जान लिया, यहाँ से इस फलन के संतत की बात कर रहे हैं, तो यहाँ से हमने जान लिया कि एक्स बराबर जीरो पर ये फलन क्या है, संतत है। एक्स बराबर जीरो पर ये फलन क्या है, संतत है। और x बराबर जीरो पर फलन क्या है, संतत है। और उसके दाहिनी तरफ जितनी भी संख्याएं हैं, उसके दाहिनी तरफ जितनी भी संख्याएं हैं उन सभी संख्याओं के लिए भी यह फलन क्या है, संतत है। क्योंकि दाहिनी इस तरफ की संख्याओं के में से कोई भी संख्या हमने एक रैंडमली सी चूज कर लिया जिस पे हमने संतत की जांच की, तो पता चला कि फलन क्या है, संतत है। अब हम इसी तरह बाएं, जीरो के बाईं तरफ जितनी भी संख्याएं हैं उन संख्याओं के लिए बात करेंगे। तो जीरो के बाईं तरफ जितनी भी संख्याएं हैं उनके लिए हम अब संतत की बात करेंगे इस फलन के लिए। तो चलिए अब शुरू करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए ये हमारा जीरो था, यहाँ पे -1, -2, -3। अब हम जो भी बात करेंगे जीरो, यहाँ पे मान लीजिए कोई संख्या सी है, यहाँ पे मान के चल रहे हैं कोई संख्या सी है। अब जब यहाँ पे माना है तो जाहिर सी बात जीरो से छोटी है। अब जीरो से छोटी है वो तो आपको दिखाई दे रहा है। अब चलिए इसी बिंदु सी पर हम फिर चेक कर लेते हैं। तो x बराबर सी विच इज लेस देन जीरो, x बराबर सी जो कि जीरो से छोटा है। अब इस बिंदु पर हम फलन के संतत की जांच करेंगे, और फलन हमारा क्या था, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स when x is greater than or equal to 0 minus x if x is less than 0। यही हमारा क्या था, फलन था। तो अब जब x का मान 0 से छोटा है, जब जाहिर सी बात x छोटा है तो c छोटा है तो x छोटा ही होगा, और जब x छोटा होगा 0 से तो उसके लिए फलन हमारा क्या परिभाषित है, -x। तो f ऑफ x बराबर क्या हो जाएगा, -x। इतना आपको समझ में आया। अब इसी पर हम संतत की बात करेंगे। तो x बराबर c पर f ऑफ x का मान, f ऑफ c बराबर क्या हो जाएगा, -c। यहाँ से देख रहे हैं आप फलन का जो मान आया f ऑफ c बराबर क्या आया, -c। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू c माइनस, ये लेफ्ट हैंड लिमिट को प्रदर्शित करना कि -c को प्रदर्शित करता है, ये केवल बताता है कि ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, माइनस जो यहाँ पे लगाते हैं f ऑफ x। और f ऑफ x बराबर क्या है, -x, यानी f ऑफ x है क्या, -x है। तो लिमिट x टेंड्स टू c माइनस -x, x बराबर c रख देंगे तो -c हो जाएगा। इतना आपको समझ में आया कि लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गई, -c।
लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी आ गई -c। अब इसी तरह से राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। राइट हैंड लिमिट x टेंस टू c प्लस f ऑफ x। तो f ऑफ x बराबर क्या परिभाषित है हमारा, लिमिट x टेंस टू c प्लस f ऑफ x बराबर क्या हमारा परिभाषित है, -x। तो यहाँ से -x और लिमिट जब रखेंगे -c हो जाएगा। अब यहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा जो फलन का मान है और जो लेफ्ट हैंड लिमिट है और जो राइट हैंड लिमिट है, सबकी वैल्यू क्या आ गई, -c आ गई। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, यहाँ से हमें पता चला कि x बराबर c विच इज लेस दैन 0, यानी जब 0 ऐसी कोई संख्या c है जो 0 से छोटी है, उसके लिए भी फलन क्या हमारा संतत है, के लिए फलन f ऑफ x संतत है। उसके लिए भी हमारा फलन f ऑफ x क्या है, संतत फलन है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए 0 पे चेक कर लिया, 0 से बड़ी सभी धनात्मक संख्याओं के लिए इसके लिए भी संतत है, कंटिन्यूअस है। 0 पर भी संतत है और 0 से छोटी जितनी भी संख्या है उसके लिए भी संतत फलन है, ये वाला फलन। तो f ऑफ x क्या है, सभी वास्तविक संख्याओं के लिए संतत फलन है। यहाँ पे हमने आपको पहले यहाँ पे 0 पर बताया, इतना जो बताया आपको 0 पर बताया कि f ऑफ x जो है हमारा संतत फलन है, किस बिंदु पर, x बराबर 0 पर। अब 0 से बड़ी जितनी भी संख्या है उसके लिए हमने यहाँ पे आपको बताया, तो वहाँ पे भी आपने देखा कि x बराबर 0, x बराबर c कोई भी बड़ी संख्या है जो कि 0 से बड़ी है, जिसके लिए भी f ऑफ x हमारा क्या है, संतत है। अब यहाँ पे जब हमने निकाला x बराबर c, जब c जो है 0 से छोटा हो, तो उसके लिए हमारा फलन ये वाला परिभाषित था, तो उसके लिए भी हमारा संतत फलन है। इतना आपको क्लियर हुआ। अगर इन सभी चीज़ों के लिए फलन हमारा क्या है, संतत है, तो हम क्या कह सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये +1 +2, तो ये आप इसी तरह से कोई भी संख्या ले लेंगे तो इन सभी वास्तविक संख्याएं, यहाँ पे जितनी भी संख्याएं होती हैं सभी क्या होती हैं, वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो इन सभी वास्तविक संख्याओं के लिए फलन क्या है, संतत है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, अतः, यहाँ से हम लिख सकते हैं अतः f ऑफ x सभी वास्तविक संख्याओं के लिए संतत है। आप चाहे तो ये लिख लीजिए, या फिर आप चाहे तो कि यह अपने प्रांत के सभी बिंदुओं के लिए संतत है। तो इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हम इसके आगे क्वेश्चन करने वाले हैं। तब तक के लिए वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक यू। और इसकी PDF आपको मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर। थैंक यू।